नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिक्टेशन का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, गांधी जी को इन्हीं लोगों से प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, प्रत्येक धूल से लथपथ ग्रामवासी के अंतर्मन में हमारी प्राचीन समृद्धि संस्कृति प्राकृतिक रूप से रची बसी है। यदि उस पर लगी धूल धो दी जाए, उसकी निरक्षरता मिटा दी जाए, तो उसमें से एक सभ्य सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी नागरिक स्वतः प्रकट हो जाएगा। साधारण जनता को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने कहा था, भूखे लाखों लोगों के लिए जो भी उपयोगी हो सकता है वह मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि हम पहले वे वस्तुएं उपलब्ध कराएं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, तो वो जीवन में शेष सभी सुख सुविधाएं स्वतः मिल जाएंगी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने शासकीय सत्ता उसके हाथ में न होते हुए भी जनसाधारण के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार और लागू किए हों। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की बागडोर अपने हाथ में न होने पर भी कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा दल राष्ट्र के विकास में और अपने निर्धन तथा दुखी देशवासियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधीवादी भावना से ओतप्रोत लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि आम आदमी को कुछ चीजें अनिवार्य रूप से चाहिए, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और काम धंधा, जिन्हें देना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। 1965 में युद्ध की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी व्यावहारिक कुशलता से देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को किसान नेता को मजबूत करे। हमारा यह ध्येय और प्रयास होगा और जय जवान जय किसान का भावी नारा दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्र एकजुट हो गया। युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने कहा, हमें उसी साहस और संकल्प से शांति के लिए लड़ना है जिससे हम आक्रमण के विरुद्ध लड़े थे। शांति की इसी भावना के साथ उन्होंने ताशकंद समझौता किया। ठीक वैसे ही बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शानदार विजय के पश्चात शिमला समझौता किया था। हम शास्त्री जी और इंदिरा जी को इसका श्रेय देंगे कि युद्ध में किए गए बलिदान और शांति काल में प्राप्त हुई उपलब्धियां राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण निरर्थक न होने दी गईं। गांधी जी अमर हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का जो बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आधी धोती है और वस्त्र नहीं है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि वह किसान मजदूर है। इस देश में आज तक किसानों के लिए कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनाई नहीं गई है। पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित है तो वह हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी जमीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और जमीन की श्रेणी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान, मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाया। मैं बुलंदी से कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे किसान और मजदूरों के 10,000 तक के ऋण माफ करने की योजना करते हैं तो उसके साथ से किंतु परंतु हटाएं और 10,000 रुपये तक के ऋण किसानों के माफ करने का काम करें। सिंचाई का जहां तक सवाल है, मैं उसके संबंध में आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं और वे वहीं बैठकर किसानों की कितनी पैदावार होगी और सरकार की ओर से इसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। जिस तरह से पशुओं की गणना भारतवर्ष में की जाती है और उसको कोई गिनता नहीं है, केवल अंदाज से कर ली जाती है, उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठे कर ली जाती है। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बनाकर उसे सदन में रख देती हैं। इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है।
सभापति महोदय, मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया, इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूँ। जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहाँ जल के ज़्यादा स्रोत हों वहाँ उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है। मैंने यह भी सुना है जो मात्र हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इस देश में आए, सूखा भी इसी देश में हो जाए और फसल बर्बाद भी इस देश में हो जाए, तो इससे ज़्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज जितनी भी योजनाएं हैं, जल संसाधन की योजना मद में जितना पैसा आपने अभी दिया उससे ज़्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था। आप देखेंगे कि पिछले 2, 3, 4 वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लाने का कार्य किया है। इससे भी लगता है कि इस सरकार का भी यह इरादा है कि किसान को जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य किया है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है। इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की आप और भी मांग करें। मंत्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। क्योंकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, दूसरे उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहां आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं। सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 10,000 रुपये तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत है। 10,000 रुपये तक का ऋण छोटे किसानों, मजदूरों और छोटा कारोबार करने वालों का है, जिसे सरकार ने माफ़ करने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गए हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं। उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतीहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इस तरह हरित क्रांति को खत्म करने की बात की जा रही है। अच्छा यह होता कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि 10,000 रुपये तक ऋण उन लोगों के लिए ही माफ़ होंगे जो छोटे किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं, हरिजन, आदिवासी हैं। उनके लिए ही प्रावधान किया जाता तो दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं तो बात समझ में आती। उनके लिए प्रावधान किया जाता जो गांव में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे अतिरिक्त वहां अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी जब तक हम सिंचाई का इंतजाम न करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर सिंचाई का इंतजाम किया जाए। सभापति महोदया, यूँ तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने खोज करके देश में उत्पादन बढ़ाया है। उनके कारण देश में हरित क्रांति आई है, बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी ज़मीन है जो सरकारी है और जंगलों में उजड़ी पड़ी हुई है और वहाँ गांव के साथ साथ लगती है। विराम। दोस्तों 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। चलिए जल्दी मिलेंगे नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।